हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर के करंट अफेयर और लास्ट में हम 24 नवंबर के करंट अफेयर को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी करते हैं टेलीग्राम के लिंक पर, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो भी कंटेंट है वो उपस्थित है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डेज के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 1981 में सबसे पहले 25 नवंबर को ये दिन डिसाइड किया गया था। किसके द्वारा? तो महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ऑफिशियली सन 2000 में 7 फरवरी को ये डिसाइड कर दिया गया कि हर साल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाएगा, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। ओके, देखो होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं और किस शीर्षक के नाम से दिए गए हैं, तो क्राइम इन इंडिया 2021 में ये रिपोर्ट पेश करी गई क्राइम इन इंडिया 2021 के नाम से। और उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि पूरे भारत भर में 4,28,278 मामले दर्ज किए गए हैं महिलाओं के खिलाफ, और साथ में ही 77.1% जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, बाकी मामले दर्ज भी नहीं हुए। देखो, महिला हिंसा से रिलेटेड जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, यानी जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके ऊपर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर पर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और अगर अपराधों के परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो अपराध किया गया है महिलाओं के खिलाफ वो किस राज्य में है, तो वो आसाम में है। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है। भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपाय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 के बारे में बात करेंगे, जो ये कहता है कि लिंगानुपात के आधार पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 15 का थर्ड वाला पार्ट कहता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत बताते हैं अनुच्छेद 39D के तहत कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा महिलाओं को। उसके अलावा अनुच्छेद 51 का एक कहता है कि जो अपमानजनक प्रथाएं हैं वो खत्म हो जाए। देखो, भारत में संवैधानिक सुरक्षा उपाय के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बात करेंगे, जिसमें घरेलू हिंसा से संरक्षण दिया गया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज के अनुरोध भुगतान या स्वीकृति पर रोक लगाता है। इसके अलावा अधिनियम 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या रोकथाम, इसके ऊपर काम करता है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अनाहत सिंह, और भारत की सबसे कम उम्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने एक खिताब जीता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है, तो ये अनाहत सिंह है, और इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की है। और राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने जीत हासिल करी है। तन्वी खन्ना के रिटायर होने के बाद इन्होंने जीत हासिल करी है। और 23 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि सबसे कम उम्र की जो हमारी स्क्वैश खिलाड़ी है उसने ऐसा खिताब जीता हुआ है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। साथ ही तमिलनाडु के वेलेवन सेंथिल कुमार ने पुरुष वर्ग में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 जीती है। इनका भी नाम याद रख लेंगे। ओके, अनाहत सिंह के बारे में बात करें तो सबसे पहले 2022 में जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो इन्होंने अपना डेब्यू स्टार्ट किया था, और उस समय सिर्फ ये 14 साल की थी। 2023 में एशियाई खेलों में जो टीम गई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और तन्वी खन्ना के साथ इन्होंने एशियाई टीम में भी कांस्य पदक जीता था, और अभय सिंह के साथ मिश्रित युगल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित करी गई है? तो देखो, 2+2 वार्ता जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्टार्ट की गई है। कई सारे ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत 2+2 की वार्ता करता है, उनके बारे में जान लेंगे। तो ये जो वार्ता है वो कहाँ पर की जा रही है, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन से देश इसमें शामिल हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो वो देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूके। 2+2 संवाद के बारे में बात की जा रही है। इन देशों के साथ में भारत संवाद
करता है। ओके, क्लियर। अच्छा, इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और साथ में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है रिचर्ड माल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2+2 वार्ता में। हाल ही में किस खिलाड़ी पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मार्नल सैमुअल्स। इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है आईसीसी के द्वारा। सन 2000 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था और 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से ये पहले ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट लीग है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन इनको दोषी पाया गया एंटी करप्शन कोड के तहत, जिसकी वजह से आईसीसी ने इन पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और ये प्रतिबंध कब से शुरू हुआ है? तो 11 नवंबर 2000। भारत के किस राज्य के पर्यटन मिशन को यूएनडब्ल्यूटीओ से वैश्विक मान्यता मिली है? यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, उससे मान्यता मिली है। भारत के किस राज्य को यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे केरल के बारे में, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसे यूएनडब्ल्यूटीओ के तहत वैश्विक मान्यता दे दी गई है। देखो, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में बात करेंगे, जिसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। ओके, इसका मुख्यालय मैड्रिड में है, स्पेन के मैड्रिड में। और इसके महासचिव कौन है? तो जुराब पोलोलिकाश्विली इसके महासचिव हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? यानी 3D में एक मंदिर बनाया गया है, उसके बारे में बात हो रही है। कुछ दिन पहले हमने एक बैंक ऑफिस के बारे में पढ़ा था, एक जो है डाकघर के बारे में पढ़ा था, जो 3D आधार पर बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पर विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर बनाया गया है, जिसका अनावरण किया गया है तेलंगाना में। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। 4000 वर्ग फुट में फैला है, 35.5 फुट की इसकी ऊंचाई है। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करें। दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इस बात का ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर विद्युत संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, है ना। अच्छा, इसके माध्यम से क्या होगा? तो इसके माध्यम से 35 किलोमीटर के दूर स्थित है ये शहर से, और साथ में ही लगभग 2 लाख घरों को बिजली मिलेगी इस योजना से। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो है इशफाक सिंह, और इनको जो मूवी है बर्लिन, उसके लिए चुना गया है। 2023 के किस माह में भारत में कच्चे तेल का आयात 4 महीने की गिरावट के बाद बढ़ा है? तो याद रखेंगे, अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो देखने को मिली है। 4 महीने से जो कच्चे तेल का आयात है उसमें गिरावट थी, लेकिन जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है तो अक्टूबर के महीने में काफी ज्यादा उछाल आता है कच्चे तेल के आयात में। 5.9% तक बढ़ोतरी होती है और 18.53 मिलियन मीट्रिक टन खरीदा जाता है कच्चा तेल। ओके, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निवेशक जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखो, सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क मिटिगेशन को क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है IRRA। क्या नाम है? IRRA। देखो, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्लियर। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, IRRA का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर समझते हैं। तो इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, IRRA, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। ओके, इस प्लेटफॉर्म को जो है हमारे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सॉफ्ट कॉपी इसकी लॉन्च करी गई थी 3 अक्टूबर को, और उसके बाद हार्ड कॉपी यानी ऑफिशियल इसकी लॉन्चिंग कर दी गई थी 20 नवंबर को। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के बारे में हमने बात कर लिया। सेबी के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में आता है, और अध्यक्ष माधवी
पूरी बुच हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 महिलाओं को शामिल किया गया है जो भारत से बिलोंग करती हैं। स्पेशली जलवायु के क्षेत्र में इन्होंने विशेष रूप से काम किया है और दुनिया की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाएं जिन्होंने एक आइकन सेट किया है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिसमें से मानवाधिकारों की वकालत करने वाली वकील अमाल क्लूनी, ओके, अभिनेत्री, हॉलीवुड अभिनेत्री हैं फरेरा, नारीवादी आइकन है ग्लोरिया स्टेइनेम, साथ में हुडा कातान, और साथ ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी रही हैं, भूतपूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, इनको भी शामिल किया गया है। भारत की उन 4 महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, दिया मिर्जा स्क्रीन पर दिख रही हैं, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तिब्बती बौद्ध नन है जेतसुनमा तेंजिन पाल्मो, इनको शामिल किया गया है। ओके, हरमनप्रीत कौर को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये विजडन के 5 क्रिकेटर्स में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर के रूप में उभरी हैं। और साथ ही जेस्टुनमा तेंजिन फाल्मो के बारे में बात करें तो सबसे कम उम्र में बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया और उसके बाद भारत की यात्रा करी है 20 साल की उम्र में, और महिलाओं के लिए विशेष रूप से काम कर रही हैं। फोटोग्राफर हैं, लेखक हैं, नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं जिनका नाम है आरती कुमार राव पुरे। इनके द्वारा एशिया के उन स्थानों में जहां के क्लाइमेट में रहना बहुत टफ है, उन जगहों की फोटो खींची गई है। तो इस वजह से प्रभावित होकर इनको शामिल किया गया है बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर। और साथ ही जैसा कि दिया मिर्जा के बारे में बोलूं तो दिया मिर्जा जलवायु परिवर्तन को लेकर, जलवायु पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष रूप से काम करती हैं, इसलिए इनको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? यानी कि 8 नंबर का जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है उसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो उसको ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली में। इस बात ठीक है। अच्छा देखो, हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अध्यक्षता करा इस सम्मेलन का। ये जो सम्मेलन है 22 से लेकर 24 नवंबर के बीच में चला है, इस बात को जरूर ध्यान रख लेंगे। साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है उसके ऊपर विशेष रूप से फोकस किया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? नम्मा कंबाला प्रतियोगिता, ओके। तो ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। साथ ही हमें ये बात पता होना चाहिए कि 25 और 26 नवंबर को किया जाएगा। 25 और 26 नवंबर को किया जाएगा। और कहाँ पर? तो तुलुकोटा का पैलेस ग्राउंड है जो बेंगलुरु में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। कंपा का मतलब होता है कि एक तरीके से गंदा मैदान है ना। और इसमें आज जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पानी है, फिर भैंसों का जोड़ा है, और ये दौड़ कराई जाती है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आरबीआई ने किस योजना को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में शामिल किया है? तो देखो, इस योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा, और इसको आरबीआई के द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में शामिल कर लिया गया है। ओके, साथ में मैं आपको बता दूं कि 21 दिसंबर 2025 तक ये योजना प्रभावी रहेगी। अब ओके, 2021 में इसको स्टार्ट किया गया था जनवरी के महीने पर, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसका टियर 3 चल रहा है। ओके, अब हम रिवीजन करेंगे जो हमने 24 तारीख को पढ़ा उसका 25 तारीख का रिवीजन। तो गुरु तेग बहादुर जी की पुण्यतिथि हमने बनाई 24 नवंबर को। 1621 में अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। पंकज आडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कितनी बार जीता है? तो 26 बार जीता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। और ग्रैंड प्रिक्स जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि कार रेसिंग प्रतियोगिता होती है। इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है, इसमें कितने इजरायली बंधक रिहा किए जाएंगे? तो हमने पढ़ा था कि 50 बंधक रिहा किए जाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं, फिर उनकी मम्मी हैं और मतलब माताएं हैं, और उसके अलावा महिलाओं की संख्या इसमें हमें देखने को मिलती है। यूएन लेखक परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है, ये हमारे कैग हैं। कैग यानी कि जो हमारे महालेखा परीक्षक हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको शामिल किया गया है। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो लेखा परीक्षक पैनल है
उसमें, है ना। और ये ऑडिट करेंगे किस कहाँ का, तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र का की जो एजेंसियां काम करती हैं, जो उसका सचिवालय है, उसका ऑडिट करने का काम करेगा ये जो पूरा संगठन है, ये जो पूरा ये जो परीक्षक पैनल है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, पंजाब की सतलज नदी में आईआईटी रोपड़ ने किस दुर्लभ धातु की खोज की है। ये दुर्लभ धातु ऐसी है जो भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकती है ना। और इसका जो आप मान देखेंगे तो 73 इसका जो मान है वो आता है धातुओं में। तो इस धातु का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो सतलज नदी के तट पर ढूंढा गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। इसका नाम है टैंटलम। क्या नाम है? टैंटलम। दूसरा, CII इंडिया नार्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस बात को समझ लेंगे। 2023 में बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला चौथा संभावित तूफान कौन सा है, तो देखो ये चौथा तूफान है, और बंगाल की खाड़ी का ये चौथा तूफान है। इसका नाम है माईकॉन्ग। ओके। और अगर पूरे भारत के बारे में बात करें तो पूरे भारत के बारे में बात करते हुए इस साल का ये छठा चक्रवात होगा, और इसके लिए बंगाल की खाड़ी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ओके। निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF निजी ऋण विस्तार के लिए कितनी राशि जुटाएगा, तो ये राशि जुटाया जाएगा 1000 करोड़ का निप्पॉन लाइफ इंडिया AIF के द्वारा। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ है वहां पर जिस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया उसका नाम पूछा जा रहा है, तो वो उत्पाद है केसर। कौन सा उत्पाद है? केसर इसका नाम है। इस बात को समझ लेंगे। राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जो दक्षिण अफ्रीका में मोजाम्बिक पड़ता है, मोजाम्बिक के मापुटो में किसे तैनात किया गया है, तो मोजाम्बिक के मापुटो में तैनात किया गया है INS सुमेधा को। किसे तैनात किया गया है, तो INS सुमेधा को तैनात किया गया है मोजाम्बिक के मापुटो में। मोजाम्बिक कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इस बात को ध्यान रख लेंगे। प्रसिद्ध लेखिका है P वलसाला। क्या नाम है? P वलसाला किस राज्य से संबंधित है, तो P वलसाला के बारे में बात करेंगे तो ये संबंधित है केरल राज्य से। किस राज्य से? केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, और केरल साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कृत भी किया गया था। इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक भी करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।